हिंद दोस्तों, मैं श्याम झा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडस एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था, आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ का फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मैथ क्या होता है और किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस किस कंपनी के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और कहाँ कहाँ पे इस चीज को इस प्रोविजन को एप्लीकेबल कराया जाता है। ये सारा चीज हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के लिए हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में जाके इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखना, जिसके कारण आपको जितने भी डाउट हैं मैथ्स रिलेटेड वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके सबसे पहले उन्हें देखें, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, उसके बाद आप ये थर्ड यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट फिलहाल नहीं भी देखेंगे तो सेकंड यूनिट का जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है, जहां से मैथ स्टार्ट है, उसको देखने के बाद ही आपको ये समझ आएगा, नहीं तो ये लेक्चर आपके लायक नहीं है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जिसको जल्द से जल्दी सॉल्व करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर जो 10 है, इसके अंदर क्या बता रखा है, प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट जो कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से कितना है, 17,50,000। हमें करना क्या है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 2018-19 के लिए। बुक प्रॉफिट सेक्शन 115 जेबी के अंतर्गत ही हम कैलकुलेट करते हैं। जो बाकी के इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि पीएनएल अकाउंट के अंदर जो गलत हुए हैं, गलत इन द सेंस का मतलब जो पीएनएल के अकाउंट में नहीं होना चाहिए था वो काम, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड है। हमें देखना है कि हमें इसके साथ करना क्या है, वो चीज हम बाद में बात करेंगे। पहले बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें एक्सरसाइज ड्यूटी दे रखी है, एक्साइज नॉट एक्सरसाइज, इट्स एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेबल लायबिलिटी दे रखी है, लॉस दे रखा है सब्सिडरी कंपनी का, इनकम टैक्स का प्रोविजन है, एक्चुअल इनकम टैक्स नहीं है, वेल्थ टैक्स है और प्रपोज डिविडेंड है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व हमने विड्रॉ करा होगा, इसके कारण हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करा होगा, ठीक है, यानी कि ये क्रेडिट वाले आइटम है, ये सारे डेबिट हुए हैं। ध्यान रहे, अगर आपको एक बार फिर से रिकैप करा दूं, यदि कोई आइटम डेबिट हो चुका है यानी कि माइनस हो चुका है, जिसने प्रॉफिट डिक्रीज कर दिया है लेकिन वो होना नहीं चाहिए था, तो उसे हम सिंपली ऐड कर देंगे। और ऐसा कोई आइटम जो कि क्रेडिट हो चुका है यानी कि हमारे प्रॉफिट को उसने बढ़ा दिया है लेकिन हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ना चाहिए था, उसे हम माइनस कर देंगे। साथ ही और इंफॉर्मेशन दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, अनएब्सॉर्ब लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। क्या दे रखा है इसके अंदर, जो अनएब्सॉर्ब बिजनेस का लॉस है वो कितना है, 2,65,000, 2,65,000। और क्या दे रखा है साथ में, हमें दे रखा है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कि है 3,50,000। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन समझने में हमें कुछ नहीं दिक्कत आई। एक बार जल्दी से पहले क्वेश्चन के अंदर ही हम सॉल्व करके आ जाते हैं, फिर दोबारा हम आंसर चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही। क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें लिखना होता है प्रॉफिट हमारा, क्योंकि हमें ठीक किसे करना है, अपने प्रॉफिट को। प्रॉफिट हम लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद हमें देखना है कौन कौन सा आइटम इसके अंदर एडजस्ट नहीं होने चाहिए थी। तो पहला जो आपको दे रखा है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो एक्चुअल का हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका प्रोविजन फॉर अनअसर्टेबल लायबिलिटी, अनअसर्टेन लायबिलिटी जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, हम यहाँ पे कोई सा भी प्रोविजन कंसीडर नहीं करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, हमने पहले कंसीडर करा था तो अब उसे वापस से ऐड कर देंगे, ठीक। दूसरा एक बार इंक चेंज कर लेते हैं जिसके कारण देखने में दिक्कत ना पड़े। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसे हम ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है, सब्सिडरी कंपनी का लॉस है, हमने पहले इस बात पे चर्चा कर चुके थे कि हमें जो कंपनी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम कंपनी को सिर्फ अपना ही लॉस कंसीडर करना होता है, सब्सिडरी कंपनी से इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यानी इसको अभी हम वापस से ऐड कर देंगे क्योंकि यह नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। दूसरा ये भी प्रोविजन है इनकम टैक्स का, तो इस प्रोविजन को भी हम ले लेंगे कि प्रोविजन हम शामिल नहीं करते। वेल्थ टैक्स एक्चुअल में एक्सपेंस है जिसके कारण मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए था और प्रॉफिट डिक्रीज भी हुआ है, तो इसको हाथ नहीं लगाने वाले। और लास्ट जो है हमारा प्रपोज डिविडेंड,
प्रपोज डिविडेंड किसका हिस्सा होता है? प्रॉफिट का होता है। तो इसी कारण से हम इसे भी दोबारा से ऐड बैक कर दें, क्योंकि ये अभी हमें डिविडेंड नहीं देना था, हमें डिविडेंड से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए हमने इसे ऐड बैक कर दिया। नीचे आके देखते हैं तो जनरल रिजर्व जो हमने विड्रॉ करा उसके कारण हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। क्या प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए था? आंसर है नहीं, कोई एक्चुअल हमारी इनकम नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, सिर्फ हमारा जो रिजर्व था वो हमने रिजर्व वापस से ले लिया, जिसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज दिखा रहा है। तो अब हम उसे क्या कर देंगे? वापस से लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था, अभी मैं रिवर्स जाके दिखाने की कोशिश, एक काम करना, आप बुक पलटा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। अनएब्सॉर्ब जो डेप्रिसिएशन होता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, एक तो डेप होता है और एक अनएब्सॉर्ब लॉस होता है। इन दोनों में से हम कौन सा वाला कंसीडर करते हैं? इन दोनों में से हम कंसीडर करते हैं विच एवर इज लेस। ठीक, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो वाला हम कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए कि हमारा बिजनेस लॉस जो अनएब्सॉर्ब है वो कितने का है? 2,65,000 का, और दूसरा कितना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 3,50,000 का। इन दोनों में से कम कौन सा है? इन दोनों में से कम ऑब्वियसली अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस है, इसलिए जो 2,65,000 है वो एक डिडक्शन के लिए, डिडक्शन इन द सेंस एक्सपेंस की तरह उसको अलाउड कर देंगे, और जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि अभी तक वो एडजस्ट नहीं हुआ है हमारे पीएनएल अकाउंट में, तो हमें जो एक्चुअल ट्रीटमेंट करना है उसके साथ वही हम करेंगे, यानी कोई हमें रिवर्स एंट्री इसके लिए पास करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के लिए एक पॉइंट पिछली बार छूट गया था, वही इसमें हम कवर कर लेते जल्दी से। सपोज हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब लॉस अगर हमें दिखता है तो उस केस में जो सबसे कम है वो हम कंसिडर कर देंगे। लेकिन अगर इन केस आपको डेप्रिसिएशन सपोज दे रखा है यहाँ पे 2,50,000 और दूसरा कोई आइटम हमारा अनएब्सॉर्ब लॉस कोई है ही नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें डेप्रिसिएशन ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही है, तो कंपेयर करने के लिए दूसरा है क्या, तो उस केस में हम इसे ही ले लेंगे। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज क्या है, उसने कहा इन दोनों में से जो भी कम होगा। तो डेप्रिसिएशन तो है 2.5 लाख, क्या लॉस है? लॉस में आपने डाला 0, तो विच एवर इज लेस, लेस आया आपका लॉस, और लॉस कितना है? 0। इसका मतलब क्या, जब दोनों में से एक भी आइटम मिस होगा उस केस के अंदर आप यहाँ पे एक भी चीज शामिल नहीं करोगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हमने पूरा क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर लिया, अब जल्दी से यहाँ देखते भी चलते हैं क्या क्या कर रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट सेम टू सेम आपको लिखना है, जो नॉर्मल सा है ये तो आप 11th 12th से लिखते लिखते आदत आपको पड़ी गई होगी। जो भी चीज हमें करना है उस स्टेटमेंट का ऊपर नाम लिख देना है। क्या कर कैलकुलेट कर रहे हैं? बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी, ये नाम आप ध्यान रखेंगे अंडर सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे कि पहले बताया था मैथ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर, मैथ डिफाइन करने के लिए आया था, और मैथ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के भी काफी चांसेस रहते हैं। आपको ये सेक्शन याद रहेगा तो काफी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, तो हमें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 17,50,000। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो डिसअलाउड आइटम है, डिसअलाउड का मतलब क्या, वो सारे आइटम जो हम पहले माइनस कर चुके हैं, अलाउड थे पहले वो, लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय वो डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड है तो उसको हम क्या कर देंगे? वापस से ऐड, क्योंकि हमने माइनस करा था उस समय, डेबिट साइड आया तो अब हम उसे वापस से ऐड करके अपना प्रॉफिट ठीक कर लेंगे। सेम टू सेम ये बीआरएस की तरह है, जैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर देते 11th क्लास के अंदर, सेम टू सेम वैसा ही, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। बस आपको मालूम होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट रखना है कि प्रॉफिट में उस समय क्या हुआ होगा, उसको सही करने के लिए हमें करना क्या है। जैसे कि हमने कहा था अनअसर्टेन लायबिलिटी जो कि प्रोविजन है, उसका आइटम पूरा जोड़ देंगे, कितना हो गया ये? 1 लाख हो गया। दूसरा क्या चीज है इसके अंदर? सब्सिडरी कंपनी का लॉस से हमें मतलब नहीं है, इनकम टैक्स के प्रोविजन से मतलब नहीं है, और प्रपोज डिविडेंड से भी हमें मतलब नहीं है। सबका हमने समअप निकाला तो कितना निकला? 15,45,000। इनको ऐड वापस से करें, टोटल कितना आ गया? 32,95,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब लेस क्या करेंगे? जो आइटम डिडक्ट एक्चुअल में होना चाहिए था लेकिन हमने अभी तक उसे डिडक्ट नहीं करा और हमारा प्रॉफिट हाई नजर आ रहा है, तो उस केस में क्या क्या था? एक था हमारा जनरल रिजर्व, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, जनरल रिजर्व था हमारा
जिसको हमें लेस करना था, और साथ ही साथ हमने देखा था एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या लॉस वाला केस था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जनरल रिजर्व माइनस कर दिया 5 लाख, और आप एक ऐसा स्टेटमेंट भी लिखकर आएंगे जिसके कारण एग्जामिनर को मालूम पड़े कि आपको ये वाला प्रोविजन अच्छे से पता है, आपने कोई भी प्रोविजन छोड़ा नहीं है मैट का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो या ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो, उन दोनों में से जो भी लेस होगा हम वही ले कंसीडर करेंगे बुक प्रॉफिट के लिए। तो हमने क्या करा, इसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल इन दोनों का ऐड कितना आया, 7,65,000। तो ये हमारा नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, हमने इसे माइनस निकाला तो एक्चुअल जो आपका बुक प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया, 25,30,000। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2018 टू 19। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। क्योंकि हम मैट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें सावधानी देनी है, कहीं हमें मैट भी तो कैलकुलेट नहीं करना, आगे चल के हमें मालूम पड़ ही जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इधर क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वैसे तो ट्रेडिंग दिख रहा है हमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रॉ मटेरियल भी आ रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल है, सैलरी एंड वेजेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स है, और क्या क्या इस तरफ एक्सपेंस में है आपके, वेल्थ टैक्स है, आउटस्टैंडिंग एक्साइज ड्यूटी है, प्रोविजन नजर आया, फिर से समझ आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा था। डिविडेंड कोई हमने पे करा है, इसका भी देख लेंगे हम इसे। डीडीटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डेप्रिसिएशन लगा रखा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये वही प्रॉफिट है जिससे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। इस साइड क्या क्या दे रखा है हमें, डोमेस्टिक सेल ऑफ गुड्स, बिल्कुल ये तो हमारी नॉर्मल सेल है जिससे हमारा इनकम जनरेट होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी हमारा नॉर्मल है। अदर रिसिप्ट्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो उसे बाद में देखेंगे। डिविडेंड रिसीव हुआ है, नॉर्मली ये एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, 1034 के अंदर होती है, डिडक्ट एग्जाम अंडर सेक्शन 1034 के अंदर, आई थिंक, अगर मैं श्योर हूं तो इसके लिए, वैसे 1034 ही होती है। प्रोविजन ऑन सेल ऑफ शेयर्स सोल्ड, प्रॉफिट जो हमें रिकॉग्नाइज हुआ शेयर बेचने से वो हुआ 2,22,000 का। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड, ठीक। बढ़ते हैं ऊपर, और क्या दे रखा है इधर, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। फॉर टैक्स पर्पज द कंपनी वांट्स टू पे, टैक्स पर्पज के लिए कंपनी क्या क्लेम करना चाहती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB, हमने डिडक्शन पढ़ लिए थे पहले, 30% ऑफ 14,91,502, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट का 30% डिडक्शन क्लेम कर रही है। कस्टम जो ड्यूटी है 50,000 पर्टेनिंग टू 2013 to 14 पेड ड्यूरिंग 17 to 18। हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 18 से 19 यानी कि 17 से 18 में हमने क्या करा है, 2013 से 14 का कस्टम ड्यूटी पे करा है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। डिडक्शन दे रखा है हमें सेक्शन 32 के हिसाब से 6 लाख, लेकिन हमने लगाया कितना है, गलत हो गया, डेप्रिसिएशन जो हमने लगा रखा है वो 6,40,000 लगा रखा है, लेकिन हमें एक्चुअल में लगाना कितना चाहिए था, 6 लाख, यानी कि हमने 40,000 प्रॉफिट को ज्यादा डिक्रीज कर रखा है, उसको भी अभी हम ठीक कर लेंगे। एसेट whose book value was 8 lakh was revalued at 20 lakh, जो इस एसेट का बुक वैल्यू 8 लाख था उसे हमने 20 लाख के ऊपर दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी देखेंगे। कंपनी वांट्स टू सेट अप द फॉलोइंग लॉसेस, कंपनी ये सारा लॉस को सेट अप करना चाहती है। जैसे ही लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में पॉइंट हिट हो जाना चाहिए कि अगर हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको कंसिडर कर लेंगे वहां पे। टैक्स पर्पस के लिए जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो 7,40,000 है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए 8 लाख है। ध्यान रहे हमें अकाउंटिंग से यहाँ कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स के पर्पस से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा पर्पस नहीं है अकाउंटिंग के पर्पस से कैलकुलेट करने का, ठीक है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख है, उसमें 4.5 लाख है, जाने दो उसे भी देखते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें कंप्यूट करना है नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम निकालना है, एंड टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, हमें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स कंप्यूट करना है। क्योंकि ये मैट का क्वेश्चन है इसीलिए हमें यहाँ पे मैट भी कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैट
कब लगता है, मैट एप्लीकेबल होता है तब जब आपकी जो इनकम टैक्स जो जनरेट करा है अपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वो 18.5% से भी कम होता है बुक प्रॉफिट के, उस केस में हमें मैट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 18.5% से कम है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, इसके लिए हमें बुक प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आंसर, बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करना है। सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करना है नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का। किसके हिसाब से कंप्यूट करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कि हमारा कितना लगना चाहिए एक्चुअल में, सिर्फ वो कंप्यूट करेंगे। 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे, जल्दी से एक बार पानी पी लो। क्या करेंगे हम, सबसे पहले नेट टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। नेट टैक्सेबल इनकम बिल्कुल ध्यान से, जैसा क्वेश्चन हमने आपका पीजीबीपी यानी कि जो पिछले लेक्चर के अंदर करता सेम टू सेम वही चीज हमें फॉलो करते हुए सॉल्व करते जाना। अभी अपने दिमाग से बुक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बाहर कर देना। जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें अपना प्रॉफिट ठीक करना है। प्रॉफिट ठीक करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट होगा हमारा नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें वो सारे एक्सपेंस जो कि हमने माइनस कर दिए थे लेकिन माइनस होने नहीं चाहिए थे, उसे हम वापस से ऐड कर देते हैं। और क्या करते हैं, और वो सारे आइटम जो गलती से इन द सेंस जो हमने पीएनएल में क्रेडिट कर चुके हैं, प्रॉफिट बढ़ चुका है, उसे हम माइनस कर देते हैं। और भी जो होता है उसे हम माइनस कर देते हैं, और जो रिडक्शन क्लेम होता है वो सब हम क्लेम कर लेते हैं। ठीक सेम टू सेम वैसे ही चलने वाले हैं। हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया 14,91,502। इसकी विड्थ कुछ ज्यादा ही ब्रॉड है, लेट मी चेक, इसको 2 पे कर देते हैं। ओके ठीक ठीक। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है अभी चाहिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एक्सपेंस था हमने जो बुक प्रॉफिट के हिसाब से देखा था, अगर यहाँ पर देखें तो जो एक्चुअल था वो कितना था, जो हमने चार्ज करा था वो था 6,40,000, लेकिन जो इनकम टैक्स क्योंकि हम नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं तो सेक्शन 32 के हिसाब से कितना था, 6,00,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि हमने 6,40,000 माइनस कर दिया लेकिन एक्चुअल माइनस होना चाहिए था 6,00,000। तो 40,000 हमने ज्यादा माइनस कर दिया, तो 40,000 हम वापस से ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, और क्या क्या आइटम था इसके अंदर देख लेते हैं जल्दी से। एक बार मिटा देता हूँ ये फालतू जो भी चीज हमने लिख दिया, एक बार जल्दी 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 जिसमें इसको लिखा रहने देते, चलो कोई नहीं बाद में लिख लेंगे। और सबको मिटा देते जल्दी जल्दी, ठीक मिटा दिया इसे, ये वाला हमारा हो गया। ठीक, हमने इसमें जो डेप्रिसिएशन है इसका काम हम कर चुके हैं। ऊपर से आके चेक करते हैं, रॉ मटेरियल पीएनएल में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सैलरी वेजेस से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम टैक्स से दिक्कत है। ध्यान करिए, याद करिए, जब हमने पढ़ा था उस समय कहा था इनकम टैक्स, क्योंकि हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो बेसिकली टैक्स के कारण ही निकाल रहे हैं। हम टैक्स का जो क्रेडिट हम अपने पीएनएल में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें उसके कारण हम टैक्स का बेनिफिट ले पाएंगे, और टैक्स का बेनिफिट हम टैक्स के एक्सपेंस से ही लेंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है। यानी कि इनकम टैक्स के जितने भी खर्चे हैं, पेनल्टी हो, लेट फाइन हो, कोई आपका जो एक्चुअल टैक्स हो, वो सारे जो टैक्स होते हैं वो हम यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। और हमने यहाँ पे फिर भी क्रेडिट डेबिट कर रखा है, तो हम यहाँ पे वापस से क्या कर देंगे, उसे इनकम टैक्स को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 लाख वापस से ऐड कर दिया। ऊपर चलेंगे, वेल्थ टैक्स, जैसे कि अभी कहा कि टैक्स रिलेटेड कोई सा भी आइटम, क्योंकि हम नॉर्मल प्रोविजन के साथ चेक कर रहे हैं तो हमें कोई सा भी आइटम यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हमने ये जो 5,000 था इसको भी हमने वापस से क्या कर दिया, इधर ऐड कर दिया, क्योंकि हमने गलती से माइनस कर दिया था। या यहाँ भी टिक लगाते चलते हैं जिससे मालूम रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्साइज ड्यूटी जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये भी हमारा क्या एक तरीके से टैक्स की तरह, ये जो गवर्नमेंट के पास जाता है ये भी हम माइनस कर देंगे। प्रोविजन तो जाहिर सी बात है, तो नॉर्मल प्रोविजन में भी नहीं लेते, नॉर्मल के प्रोविजन के हिसाब से भी नहीं लेते, तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से भी हम नहीं लेंगे। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल में इसे शामिल नहीं करेंगे। डिविडेंड जो हमने पे करा है, डिविडेंड पे करा है, इसके कारण हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा, इसे भी अभी नहीं लेंगे हम। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये भी टैक्स है, ये भी शामिल नहीं करेंगे, यानी इसको भी हम वापस से ऐड कर देंगे, इसका काम कर चुके हैं। एसटीटी भी हम इसके अंदर वापस से जोड़ दें, क्योंकि वो एक टैक्स है। देख लेते जल्दी जल्दी, आउटस्टैंडिंग एक्साइज ड्यूटी, प्रोविजन, डिविडेंड, डीडीटी और एसटीटी, ये सारे आइटम हमने क्या करे, वापस से ऐड कर दिए। कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, जो जैसे आइटम था
नॉर्मल हमारा पीएनएल अकाउंट में कोई भी टैक्स नहीं आना चाहिए और कोई भी ऐसा आइटम नहीं आना चाहिए जो कि प्रॉफिट से पहले ही हमने भेज दिया हो, जैसे कि हमने किसी जनरल रिजर्व में भेज दिया हो और हमने कोई क्या करा हो, प्रोविजन बना रखा हो, कोई डिविडेंड पे कर दिया, वो सारी चीजें या प्रपोज डिविडेंड, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे वापस से ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमें चाहिए एक्चुअल वाला प्रॉफिट जिस पे हमें टैक्स पे करना अभी बाकी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इधर के हमने सारे आइटम क्लियर कर लिए। इधर हमारा प्रॉफिट जो आइटम हमने माइनस करा था उसको हम अच्छे से प्लस कर चुके हैं, यानी कि इसमें तो कोई गलती हमारी नहीं रह गई है। डोमेस्टिक सेल ऑफ गुड के कारण प्रॉफिट बना है, बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि वो हमारा ऑपरेटिंग सेल्स है। दूसरा क्या है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आवाज, हेलो हेलो, ठीक। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो हमारा 6 लाख का है, वो भी यहाँ पे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदर रिसिप्ट्स 2 लाख की है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग रिसिप्ट है। डिविडेंड जैसा कि बताया, डिविडेंड जो है हमारा सेक्स ये इंडियन कंपनी से रिसीव हुआ हुआ डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है 10 लाख तक। 1 लाख ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 सेक्शन 1034 के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। तो ये इनकम हम इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे हम पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं। तो पीजीबीपी की इनकम है क्या, डिविडेंड रिसीव करा आपने, बिल्कुल नहीं है, ये इनकम रिसीव फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, तो इसीलिए हम इसे ऐड करा था तो अब माइनस कर देंगे। आपने शेयर बेच के पैसा कमाया, शेयर बेचा रिकॉग्नाइज एक्सचेंज आफ्टर होल्डिंग ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल रखने के बाद। ये 2 साल रखने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म तो 12 महीने से पहले का होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है, वो भी आपने क्रेडिट करा, क्या वो यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो तो कैपिटल गेन वाले कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमें 2 आइटम मिले जो कि यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमने क्या करा, उसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा, अब उसे हम यहाँ पर कर देंगे रिड्यूस। कस्टम ड्यूटी पेड उसको बाद में देखेंगे। डिविडेंड जो रिसीव करी है इंडियन कंपनी से, एक बार माइनस वाला आइटम रेड कलर से लिखेंगे, अच्छा लगेगा, एक सेकेंड। इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव करी है, एक तो एग्जाम्प्ट होता है, वो चीज हमें बिल्कुल अभी दिमाग से निकालना है, हमें सिर्फ ये देखना है जो कि हमारा पीजीबीपी से रिलेटेड है वो सारे इनकम। तो ये हमारा इस कैटेगरी, ये आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आईएफओएस का है, ये कैपिटल गेन का है, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक, एडजस्ट करने का मतलब है हमने यहाँ पे ये भी माइनस कर दिया और ये भी माइनस कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट जो था वो अच्छे से कवर कर दिया। यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं बचा जिसका ट्रीटमेंट हमने नहीं करा हो। देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें दे रखा है डिडक्शन। डिडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, डिडक्शन की बात हम बाद में करेंगे जब डिडक्शन की बात आएगी। कस्टम ड्यूटी पे करिए, कस्टम ड्यूटी हमने कभी की भी पे करिए, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हम कोई सा भी ऐसा टैक्स कोई ड्यूटी इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो हमने पे करिए, तो यानी मेरे प्रॉफिट को क्या करा उसने, कम करा है, बिल्कुल प्रॉफिट कस्टम ड्यूटी से कारण। पहले वाला हमने ऐड क्यों करा था, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था, एक्साइज ड्यूटी हमने उसको एक्चुअल में पे नहीं करा था लेकिन हम उसका प्रोविजन ले रहे थे। यहाँ पे ये कुछ खर्चे ऐसे वाले थे जो कि एक्चुअल पे करने के बाद ही शामिल करे जाते हैं, तो ऐसे ही कस्टम ड्यूटी पे करा हमने करंट ईयर के अंदर, बिल्कुल माइनस होना चाहिए, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और कोई आइटम है इधर, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, बिल्कुल। एक ये रह गया आपका, एक एसेट है जिसका बुक वैल्यू 8 लाख है, उसको रिवैल्यूड कितने पे कर दिया हमने, 20 लाख के ऊपर। इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन का केस था, क्योंकि हमें एसेट से सिर्फ डेप्रिसिएशन तक का मतलब रहता है, सेक्शन 32 के हिसाब से भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली थी, वो थी 6 लाख और हमने लगाई थी 6,40,000, तो हमने जो डिफरेंस था उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो हमें इससे कोई मतलब फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सारा ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं पीजीबीपी का। अगर अभी यहाँ पे हम देखें तो हमारा ये एक्चुअल वाला जो हमने फाइंड करा था पीएनएल में, वो वाला प्रॉफिट है, उसमें हमने ये सारे आइटम वापस से ऐड करे, कितने थे टोटल। फिर आप भी ऐसा ही क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। 3,60,498 आपने यहाँ पे रखा, टोटल करा तो टोटल आ गया आपका 18,52,000 आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। प्लस वाला आइटम, माइनस वाला आइटम का 372 आया, वो हमने माइनस करा तो आंसर आया 14,80,000। ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ये आया आपका पीजीबीपी का आंसर, क्योंकि सिर्फ इसमें पीजीबीपी ही शामिल नहीं है, इसमें अदर सोर्सेज का इनकम भी है, तो हम निकालेंगे क्या, अभी पीजीबीपी का भी फाइनल आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप बुक ऊपर करो तो आपको यहाँ दिखेगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम नॉर्मल प्रोविजन के साथ चल रहे हैं तो हमें टैक्स पर्पस वाला ही आइटम चाहिए। अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो, उसका क्रेडिट हमको मिल जाता है बराबर, तो इसके कारण हमने ब्रॉड
फॉरवर्ड लॉस का भी 7,40,000 यहाँ पे माइनस करा, और साथ ही साथ जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी 3 लाख माइनस करा। नॉर्मल प्रोविजन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है कि आप दोनों में से लेस वाला आइटम माइनस करो। नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, पूरा माइनस करो। बिजनेस लॉस है कोई ब्रॉड फॉरवर्ड, पूरा का पूरा सेटल करो अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ये दोनों आपने करा तो टोटल आ गया 10,40,000। 10,40,000 माइनस करा तो एक्चुअल कितना आया 4,40,000। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये शेयर्स बेचने के बाद जो आपको एक प्रॉफिट हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे करा हो, वो वाला जो इनकम होता है वो क्या होता है आपका एग्जाम्प्ट होता है। कैपिटल गेन पढ़ते समय जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे, नहीं दिया तो आप ध्यान दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो लॉन्ग टर्म गेन है शेयर बेचने वाला वो क्या है एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1038। एग्जाम्प्ट है यानी इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लिखना कंपलसरी है। उसके बाद क्या था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर क्या आया था डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के अंदर जो डिविडेंड रिसीव करते हैं आपको पहले बताया था वो 1034 के अंदर एग्जाम्प्ट होता है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो गया। तो आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट था जीटीआई जो था आपका, जीटीआई जो बन गया वो बन गया आपका 4,40,000। जीटीआई 4,40,000 बन चुका है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अब माइनस करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन कौन सा एटीआईबी। एटीआईबी डिडक्शन क्या कहता है, एटीआईबी डिडक्शन देता है 30% ऑफ जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, जो भी इनकम आपने अर्न करी है। तो आपने इनकम अब पुराने वाले हमें डिडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब किससे फर्क पड़ता है हमें, जो कि हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट निकल के इनकम जो निकल के आई है, जो एक्चुअल इनकम है वो आपकी कितनी है 4,40,000। 4,40,000 का 30% निकालोगे तो निकल के आएगा आपका 1,32,000। और आप इसे जैसे ही डिडक्ट करोगे तो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है वो आया आपका 3,08,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे हमें, उसका रिप्लाई हम जल्दी जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कभी लगे कि हमें ये क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअल में एक प्रॉपर जगह सॉल्व करके दिखाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि हम वो भी एक प्रॉपर जगह पे सॉल्व करके दिखा सकें। इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेन टैब से लिखना पड़ेगा, और पेन टैब जो कि है एक्चुअल में कॉपी पे लिखने में और पेन टैब पे लिखने में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आप वो टिक मार्क के निशान से आप समझ ही पा रहे होंगे कितना ज्यादा एफर्ट लगता है हमें पेन टैब से लिखने के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स हमारा 3,08,000 आया। एक चीज आप यहाँ ध्यान देंगे 30.9। 30.9 क्या चीज है, 30.9 अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी केस में 30% के टैक्स रेट आता है। 30% का टैक्स रेट प्लस उस टाइम पे 3% का सरचार्ज, लेकिन हमें एप्लीकेबल कौन सा है 4% का सेस। सरचार्ज गलत बोल दिया, सेस। तो 4% का सेस लगाओगे तो अगर 3% के हिसाब से आप यहाँ कैलकुलेट करो तो 30 प्लस 0.9 इक्वल टू 30.9% हो जाता है। लेकिन हम 4% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 13.31.20% ये बन जाता है। तो जो हमारी इनकम है इतनी, उसके ऊपर हम कितना चार्ज करने वाले हैं, उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे 31.20%। राउंड ऑफ है इसका। जैसे आप टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स निकल जाएगा। मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, मैं मोबाइल से एक बार निकाल लेता हूँ, कितना आंसर आने वाला है। 3,08,000, एक सेकेंड, 3,08,000, एक गलत हो गया, 3,08,000 इंटू में 31.2, ये भी गलत हो गया, 31.2 डिवाइड बाय 100। ठीक, छोटा फोन है इसलिए इतनी बढ़िया कैलकुलेशन भी जल्दी नहीं होगी। इसका जो आंसर आपका निकल के आ रहा है इसके हिसाब से ये आ रहा है 96096। ठीक, ये आपका निकल के आ रहा है टैक्स। ये आया नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। अब हमें कैसे मालूम कि जो हमारा जो ये टैक्स निकल के आया ये मैट के हिसाब से 18.5% से ज्यादा है, हमें नहीं मालूम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से ज्यादा है या कम। उसके लिए वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा जब हम टैक्स एक्चुअल में फाइंड करेंगे। एक्चुअल में फाइंड करने के लिए हमें किसके हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा, उसकी फाइंड करने के लिए हमें टैक्स निकालना पड़ेगा नॉर्मल उसके हिसाब से। अब बुक प्रॉफिट वाले मेथड से हम निकालेंगे, वो भी निकाल लेते हैं जल्दी से बिना समय वेस्ट करें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बुक प्रॉफिट के मेथड से कंप्यूट करेंगे।
बुक प्रॉफिट मेथड से सबसे पहले क्या था, नेट प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट कितना था तो आपको याद हो गया होगा, 14,51,502 जो हमारा था, एक्चुअल में जो हमने नेट प्रॉफिट अर्न करा था हमारे अकाउंट के हिसाब से वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या था, मैट कहता है कोई भी डेफिनेशन एडजस्ट नहीं होना चाहिए, आपने माइनस कर दिया है, अब हम इसे प्लस कर देंगे, तो 6,40,000 भी हो चुका है, इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, और ऊपर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या था यहाँ से देख लेते हैं। इनकम टैक्स मैट को इनकम टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, लेकिन इनकम टैक्स ध्यान रहे वेल्थ टैक्स का ऐसा होता है, लेकिन इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के कारण लिए ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स को भी हम वापस से यहाँ पे क्या कर देंगे, कहाँ गया, इधर, इनकम टैक्स को भी हम वापस से यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। वेल्थ टैक्स को नहीं लेंगे क्योंकि वेल्थ टैक्स हमने पिछली बार भी नहीं लिया था, बताया था वो एक्चुअल में टैक्स है जो इनकम टैक्स रिलेटेड नहीं है। वेल्थ टैक्स हमारा चला गया। आउटस्टैंडिंग एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी से भी मैट को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिक्कत है, अनअसर्टेन लायबिलिटी से दिक्कत है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से भी है, डेप्रिसिएशन का जो काम था वो हम ऊपर निपटा चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। और क्या बचा आपका, इधर जो है आपका डेप्रिसिएशन जो हमने 6 लाख माइनस कर चुके हैं, हम यहाँ पे देख सकते हो आप 6,40,000 जो एक्चुअल में हमने क्या करा था, यहाँ पे जो बुक में हमने माइनस कर रखा था वो वापस से ऐड कर दिया, एक्चुअल में जो भी हमारा था डेप्रिसिएशन ये हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का पूरा इफेक्ट खत्म करना है, हमें सिर्फ नेट इफेक्ट खत्म नहीं करना, जितना भी हमने डेप्रिसिएशन चढ़ाया वो सारा माइनस कर दिया है। अनसर्टेन लायबिलिटी वाला भी हिस्सा हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अनसर्टेन वाला भी वापस ऐड कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज नहीं है एक्चुअली में, डिविडेंड पेड है, ठीक, ये भी हम क्या कर देंगे, वापस से माइनस कर देंगे, किसके कारण ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके कारण हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट रिड्यूस नहीं करना है, हमें उससे पहले वाला प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमने डिविडेंड नहीं पे करने दिया तो क्या डीडीटी हम चार्ज करेंगे उससे, बिल्कुल नहीं, वो वाला एक्सपेंस भी हम वापस से ऐड कर देंगे। इसी के साथ जितना भी ऐड वाला आइटम आया वो 9,38,498 रुपए आया, उन दोनों को जोड़ दोगे तो निकल के आएगा आपका 24,30,000, 24,30,000, हाँ 24,30,000। उसमें से अब क्या कर देंगे, अब आइटम कौन कौन से लेस करने हैं, ये डेप्रिसिएशन, अब ये 32% कहां से आया, ध्यान से देखना आप, अगर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो तो ये वाला यहाँ पे काम आएगा। एक्चुअल में जो हमारा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो किस पे लगना चाहिए था, 8 लाख के हिसाब से, लेकिन हमने चार्ज किस पे करा, जो रिवैल्यूड वैल्यू है उस पे चार्ज करा, तो कितना चार्ज करा, अगर हमारा ये 6,40,000 जो है, 6,40,000 हमारा डेप्रिसिएशन है, कितने पे आया था, ये 20 लाख पे आया था, 20 लाख पे आया था, तो कितना परसेंट बना, कितना परसेंट बना, आप जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका, ये आएगा 32, तो कितना परसेंट बना, 32%। तो एक्चुअल में माइनस कितना होना चाहिए था, 32%। किसका 32%, जो एक्चुअल वैल्यू थी, रिवैल्यूड वैल्यू से हमें मतलब नहीं, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 8 लाख, तो 8 लाख का 32% हमने कौन सा करा, यानी रिवैल्यूएशन से पहले का जो हमारा एसेट था उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, वो कितना आया, 2,56,000 लगा दिया इधर। सेम वो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस आ रहा है हमारा वो, या फिर जो हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, दोनों में से जो भी कम होगा वो वाला लेंगे, लेकिन इसमें कौन सा वाला लेना है हमें ध्यान रहे, क्योंकि जब हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल रहे थे तब हमें टैक्स वाला ये लॉस से और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से मतलब था, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब वाला हमें बुक प्रॉफिट के अंदर जरूरत पड़ेगा। तो लॉस कितना था, 8 लाख था, डेप्रिसिएशन कितना है, 4.5 लाख, तो कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल सही 4.5 लाख वाला हम यहाँ पे लगा देंगे। 4.5 लाख वाला हमने जैसे यहाँ पे डाला, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना था हमें, यहाँ पे जो इनकम एग्जम्प्ट है वो इनकम भी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, वो इनकम भी यहाँ पे नहीं आई, जोड़ दी थी, अब हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, ये आपका डिविडेंड रिसीव हो गया 1 लाख। एक्चुअल में बुक प्रॉफिट कितना बन गया आपका, 16,24,000। उसके ऊपर टैक्स कितना था, 18.5%, हमने पहले ही पढ़ा था, तो 18.5% कितना आ रहा है, 3,04,000, 3,04,40 रुपए। कोई सरचार्ज नहीं है, सीधे आप सेस 3% नहीं लगाओगे, 4% लगाओगे, ठीक, तो 4% सेस के हिसाब से जो हम ये भी निकाल लेते हैं फोन से जल्दी से, 3,04,40 का ये 4%, यह आ गया आपका 12,017 रुपए हो गया, ये 0.6 है, राउंड फिगर करते हैं तो 18 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3,04,40,
टोटल जो आपका आ गया 3,12,457। अब आप यहाँ अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक्चुअल मैट के हिसाब से कम इनकम टैक्स कितना हो सकता है, 3,12,458। लेकिन जो एक्चुअल में टैक्स हमने पे करना चाहिए हमारे हिसाब से इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, वो कितना आ रहा है, 95,170। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो प्रोविजन कहता है कि अगर टैक्स कम बन रहा है मैट से तो आप एक काम करो, मैट वाला टैक्स पे करो। तो मैट वाला अगर हम टैक्स पे करें 96096 ठीक, 96096। लेकिन मैट के हिसाब से जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 3,12,458 है। हम अगर डिफरेंस देखें यहाँ पे तो हम कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हम अगर डिफरेंस देखें यहाँ पे तो हमारा एक बार फिर से बिना कैलकुलेटर काफी ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, 3,12,96096 जो आपका आंसर आया वो आया 2,16,362 रुपये। कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला, ये मिल गया, 2,16,362 रुपए। यानी इतने रुपए हम आज की डेट पे फालतू दे रहे हैं। तो इस फालतू रुपए का होगा क्या, सिंपल सी बात, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिया है कंपनी इसका क्लेम ले सकती है, टैक्स क्रेडिट ले सकती है। कितने रुपए का, इसके हिसाब से ये है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 2,16,362 रुपए। कब तक ले सकती है, अगले 15 सालों में। किस साल के लिए लेगी, उस साल के लिए लेगी जब जो नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स आ रहा है ना वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि इस वाले करंट केस का रिवर्स आएगा, उस केस में ही एप्लीकेबल होगा। अगर इन केस अगले साल जाके फिर से ऐसा ही केस आता है और उसमें फिर आपका सपोज 20,000 और बच गया, एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो वो भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। बस ये 20 वाला अगले 15 तक चलेगा, ये अपने हिसाब से इसके 14 साल ही रह जाएंगे उस डेट तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। ये वाला हम क्लियर कर देंगे। कितना सिर्फ आप क्लेम कर पाओगे एक बार में, जितना की डिफरेंस आ रहा है। सपोज आपको एक्चुअल में आप 12,000 पे करना है, मैट के हिसाब से आपका 10,000 बन रहा है, तो सिर्फ इस साल आप कितने क्लेम ले सकते हो, सिर्फ 2,000। कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का नहीं है, हो तो पक्का जैसे कि बार बार बताया कमेंट आप कर सकते हो। कोई सा भी डाउट लगे, आपको लगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप बेझिझक हमें कमेंट में बताया करो। हम अगली बार पक्का वो कोशिश करेंगे कि हम वो गलती ना करें या फिर उस चीज को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें आवाज क्वालिटी में। जिस भी चीज में आपको दिक्कत लग रही है आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ, देखते हैं। टाइम हो चुका है 12:26 हो चुके हैं। कोई नहीं, हम ये वाला चैप्टर खत्म जरूर करेंगे। काफी कॉन्फिडेंस आया होगा आपको ये क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करने वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप 3-4 क्वेश्चन हम इसमें से कर लेंगे, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे हो जाए 2 से 3 क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं अगर उसमें डाउट आए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में आप लिख देना आपको ये वाला क्वेश्चन चाहिए, तो उसका हम सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बढ़ते हैं जल्दी से आगे। एक्स लिमिटेड इंगेज है एक बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट है, सेल प्रोसीड्स गुड्स से होता है, यानी कि नॉर्मल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एक्सपोर्ट से जो सेल आई वो हो गया। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व क्रेडिट इन द 19 बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्या था, हमने जनरल रिजर्व में कोई प्रॉफिट क्रेडिट करा था, यानी कि हमने क्या करा था, बेकार में माइनस कर दिया। लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, देख लेंगे इसके कोई प्रोविजंस नीचे दे रखे हैं क्या। यानी कि जनरल रिजर्व जो था हमने वो विड्रॉन कर लिया है। जनरल रिजर्व विड्रॉन करने के कारण हमारा प्रॉफिट अब बढ़ चुका है, लेकिन बढ़ा एक्चुअल में हमारे बिजनेस से नहीं बढ़ा है वो, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ करा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, इसके कारण भी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, उसको भी अभी हम देख लेंगे। एक्सपेंस की बात अगर करें तो एक्सपेंस कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला, ध्यान रहे रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन अभी अभी हमने देखा था ऊपर, उसको हमने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। सैलरी एंड यानी कि बिफोर रिवैल्यूएशन से पहले वाले हमें डेप्रिसिएशन से मतलब है, बाद वाले डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखते हैं, सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी दे रखा है, नॉट पेड एज येट, अभी तक पे नहीं करा है। अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बात करें तो कस्टम ड्यूटी को हम वापस से ऐड बैक कर दें क्योंकि वो पीएनएल का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बुक प्रॉफिट के हिसाब से तो उसको कस्टम ड्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे माइनस होने देता है,
ठीक है, बढ़ते हैं आगे जल्दी से। आगे क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड आपको मालूम ही है, हम 2 क्वेश्चन में करते हुए आ चुके हैं। तो क्या करना है, कंसल्टेशन फी पे करिए टैक्स एक्सपर्ट को, वो भी हम देख लेंगे। फिर अदर एक्सपेंस पे करा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और टैक्स पर्सन कंपनी वांट्स टू क्लेम, सेम टू सेम जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करा वही है, कहीं हम वही क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहे दोबारा। डेफिनेशन अंडर सेक्शन द कंपनी सेट ऑफ द लॉसेस, ये तो वही बात हो गई जो भी हमने करा। कंप्यूट द नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर दिस assuming that X Limited has a long term capital of 60,000 which is not credited in profit and loss account, कि उसके अकाउंट में 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर नेट इनकम निकालनी है और लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड निकालनी है। ध्यान रहे एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बुक प्रॉफिट से जरूर ट्राई करोगे। हो सकता है जब भी आपको ऐसा आइटम मिले तो आपको हिट हो जाएगा दिमाग में कि आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या फिर नहीं करना। अगर बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। प्रॉफिट जब आपको कैलकुलेट करना होगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद 18.5% उसके हिसाब से आप यहाँ पे टैक्स भी चार्ज कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। बढ़े आगे जल्दी से बढ़ते हैं, मालूम पड़ जाएगा वो सिर्फ दिखाएगा कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, लेकिन हमें जब टैक्स लायबिलिटी, हम बेशक नेट इनकम हमें निकालना नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, लेकिन टैक्स लायबिलिटी तो हमें मैट का प्रोविजन देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी एक्चुअल में कितनी है। बढ़ते हैं आगे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट करे। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 14,56,500। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो डिसअलाउड आइटम है उन सबको ऐड कर देंगे। डिसअलाउड क्या क्या है ध्यान देना एक बारी। एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में जो हमारा पिछली केस था उसमें हमारे पास 2 ही डेप्रिसिएशन था, एक हमारा पीएनएल अकाउंट में था और दूसरा हमारे हमें जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन पे करना था। तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन था वो जो कि 40,000 था वो हमने ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास कितने डेप्रिसिएशन है, 2 डेप्रिसिएशन है एक्चुअल में, ये है एक, ये है एक, ये है, दोनों को सम कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 8,86,000 करीब करीब निकलेगा। लेकिन जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लगना है वो कितना लगना है, 5,36,000। तो एक्चुअल जो नेट इफेक्ट कितना आएगा, 6,16,000 हमने लगाया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, उस पर कितना निकल गया एक्सिस डेप्रिसिएशन। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो एक्चुअल में कितना एक्सिस डेप्रिसिएशन था, 3,50,000, वो हमने ऐड कर दिया। इनकम टैक्स अगर ऊपर वाले में चल के देखो, यहाँ पे एक्सपेंसेस में जल्दी देख लो, सैलरी वेजेस एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। दूसरा क्या, कस्टम ड्यूटी भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं चाहिए। कंसल्टेशन फीस टैक्स एक्सपर्ट के लिए है, फीस है तो ये होना चाहिए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। हमें इनकम टैक्स हटा दिया, यहाँ पे वापस ऐड कर दिया, कस्टम ड्यूटी और प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दिया। ये आपका एक्चुअल में ऐड वाले आइटम आ गए, इनको ऐड करा आपने 22,44,000 आ गया। इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। किसी कारण प्रॉफिट बढ़ा है, हमने रिजर्व, नॉर्मली जनरल रिजर्व और रिवॉल्यूशन रिजर्व अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ करोगे तो 3,50,000 आ जाएगा। वो आप 3,50,000 यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डायरेक्ट माइनस करने के बाद आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे अपना प्रॉफिट क्लियर कर लिया है। 18,94,000 आपका प्रॉफिट आना चाहिए था। उसमें से अगर ऊपर चलेंगे हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम अभी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पज के हिसाब से कितना है, लॉस कितना है, 14,80,000। सीधे 14,80,000 आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे 14,80,000 माइनस कर दिया। 14,80,000 माइनस करते आपका जो प्रॉफिट बना 4,14,000 बना। 4,14,000 जब आपको प्रॉफिट बन गया, इसके अंदर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 60,000, जो कि अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो हम वापस से वहां पे उसे ऐड करते, क्योंकि हमारा पीजीबीबी का इनकम निकालना था, माइनस करते वहां पे क्योंकि हमने प्लस कर दिया था। अब और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, उसे वापस से ऐड करते। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया था कि वो वहां पे एडजस्ट नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर लाके उसे अच्छे से, यानी उसकी जगह जहां पर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह वहां पर उसे 60,000 लिख देंगे। तो अब जो हमारा जो जीटीआई बना, जीटीआई कितना बना, 4,74,000। अब हम डिडक्शन क्लेम करेंगे चैप्टर 6 के हिसाब से। डिडक्शन जो आएगा आपका क्या आएगा, एटीआईबी। एटीआईबी क्या, डिडक्शन क्या होता, क्या एटीआईबी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखेंगे। आईबी, आईबी बोले तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ध्यान रहे बिजनेस से जो भी इनकम आई है उस पे ही आपको 30% टैक्स मिलने वाला है।
याद रहेगा IB इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो भी इनकम आई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्चुअल आपका जो प्रॉफिट है, जो इनकम है वो है 4,74,000, तो 4,74,000 पे 30% मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। IB किस पे मिलता है? IB मिलता है आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, IB इनकम बिजनेस, बिजनेस की इनकम पे, बिजनेस की इनकम कितनी है? 4,14,000, तो 4,14,000 पे मिल गया 30%। अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ जाकर देखें तो आप वहां देखेंगे कि हमने वहां पे जो नीचे वाला नेट एनुअल नेट जो ग्रॉस टोटल इनकम पे ही लगाया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे बिजनेस इनकम के अलावा कोई भी इनकम नहीं थी, इसलिए हमने ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर ही IB का प्रोविजन अप्लाई कर दिया था। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमारा डिडक्शन भी हमने क्लेम कर लिया। डिडक्शन क्लेम करने के तत्पश्चात आपके पास क्या बचा? उसके पश्चात आपके पास मालूम पड़ा नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम आपने यहाँ पे लिख दिया 3,49,800, लिख चुके हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लिख दिया आपने। अब जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम बन चुका है, नेट टैक्सेबल इनकम के बाद आपको सीधे टैक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि एग्जाम्प्ट भी नहीं है इस बार। उसकी केस में आपको कितना लगता है? उसकी केस में आपको लगता है 20% का टैक्स रेट लगता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं जिसपे अदर कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो 112 के अंदर में हम क्या लगाते हैं? 60,000, जो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उससे 20% लगाया। 20% लगाते ही कितना निकल के आया? 12,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बच कितना गया प्रॉफिट? 349 में से 60 माइनस कर दिया। उसके बाद जो भी बचा, कंपनी का स्लैब रेट जो है 30 का, वो 30 का रेट एप्लीकेबल करा, तो उसके साथ आपका टैक्स हो गया इतना। दोनों का टोटल का टैक्स करोगे तो इतना हो जाएगा। सेस फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अपना जो सेस है, हायर एजुकेशन सेस जो है आपका, जो ये बन चुका है वो बन चुका है 4%। 4% के हिसाब से आप यहाँ पे चार्ज कर दोगे। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है, वैसे ये कुछ भी नहीं आएंगे। 1,01,910 के करीब करीब आपका टैक्स का अमाउंट बन जाएगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। हमें बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। बुक प्रॉफिट का आपको बिल्कुल याद होगा, जो हमारा एक्चुअल गलत प्रॉफिट था उसी से हमने स्टार्ट करा। उसके अंदर हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कोई सा भी कंसीडर नहीं करना है फिलहाल के लिए। जितने भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करें वो वापस से ऐड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमने इतना पूरा ऐड करा था पीएनएल के अंदर, वो वापस से सही कर दिया। ठीक है, इनकम टैक्स से मतलब नहीं था, इनकम टैक्स है तो हम वापस ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड भी वापस ऐड करेंगे। और ऐसा कोई भी आइटम नहीं था जो कि हमें हटाना चाहिए था। इसके अंदर से कस्टम ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी उसके हिसाब से हटना चाहिए था, लेकिन बुक प्रॉफिट के हिसाब से वो सही है। सही है तो हमने यहाँ पे वापस ऐड किया, तो 27,62,500 आ गया। जर्नल रिजर्व से जो आपने विड्रॉ करा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड लेस कर देंगे, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए था। और एक्चुअल में जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन था वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम यहाँ लगाते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 6,40,000 नॉर्मल डेप्रिसिएशन था, चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ भी चार्ज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। हम यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से फिलहाल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करा हमने यहाँ पे, अपना एक्चुअल वाला जो हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन था, कितना था रियल वाला, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 6,16,000 यहाँ पे हमने चार्ज कर दिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व भी मिल रहा है यहाँ पे, और रिवैल्यूएशन रिजर्व के कारण बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो होता है कि एक्चुअल में हम जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व के कारण हम डेप्रिसिएशन बढ़ाया, तो डेप्रिसिएशन जो बढ़ा वो आपका बढ़ा 2,70,000। ठीक, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का निकाला हमने? 1.5 लाख का। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बेसिकली हम इस तरीके से हम मैनेज करके चलते हैं, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो हमारा जो 1.5 लाख का हमारा प्रॉफिट निकाला उससे एडजस्ट हो गया। तो हमने जब इसका इफेक्ट नहीं लिया, तो हमने कहा था कि कोई सा भी कोई भी रिजर्व के कारण जिस आपका अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो आपका रिजर्व आपने कितना लिया था? 1.5 लाख लिया था, तो 1.5 लाख भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन से के हद तक 1.5 लाख जो है हमारा हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। सपोज आपने यहाँ पे अगर 2 लाख करीब, फॉरगेट इट, जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजर्व का प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने देखा है कि दोनों में से जो भी छोटा हो, अगर सिर्फ हम टैक्स पर्पस वाले, सपोज यही हमारा अकाउंट पर्पस होता, तो उस केस में हम यहाँ पे नील अमाउंट लेते, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि दोनों में से एक सबसे छोटा क्या है, 0, तो 0 वाला हम कंसिडर कर लेते। लेकिन हमें अकाउंटिंग पर्पस वाले से मतलब है, तो 4 लाख के साथ 70,000, तो 70,000 जो है आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, 70,000 अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ जो आपका बुक प्रॉफिट है यहाँ पे तैयार हो गया। इसका 18.5% निकालोगे तो जो भी निकलेगा उस पर आप फर्दर 4% डेप्रिसिएशन, फर्दर 4% सेस लगाओगे, तो आपका कितना बन जाएगा, 3,28,990 के बिल्कुल आसपास बनेगी, कि हम 4% लगाएंगे, इसने 3% लगाया। ठीक, तो आपका जो मैट आया वो फिर भी इस बार भी ज्यादा है, तो क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा आपने पे करा, कितना एक्स्ट्रा पे करा, आपको पे करना चाहिए था, ये पे कर दिया, ये जो भी डिफरेंस आया उसका क्लेम आप अगले 15 साल तक ले पाओगे। ठीक, पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर है, एक बार समझ लिया तो उसके बाद हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली।
13 क्वेश्चन भी अगर वैसे ही होगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो उससे डिस्कस कर लेंगे। एक पब्लिक कंपनी है, अकाउंट पब्लिक कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इज प्रॉफिट एंड अलाउड एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। तो द नेट प्रॉफिट 15 लाख दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इनकम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से हमने जो आइटम्स निकाले हैं वो ये हैं। टका क्रेडिट हुआ है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA के अंदर जो डिडक्शन था वो वाला जो प्रॉफिट आया वो भी हमने इसमें डाल दिया। प्रॉफिट नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से आया जो कि 10AA के अंदर आता था। 10AA का इनकम जो होता है वो एग्जाम होता है और हमने पढ़ा था, वो वाला आइटम भी हम इसमें शामिल नहीं करना चाहिए लेकिन हमने शामिल कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड या क्या आया है, डेबिट साइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड कोई इनकम आई है, हमने पढ़ा था। कोई ऐसा इनकम, ऐसा खर्चा का इनकम एग्जाम्प्ट है, तो जिसका खर्चा एग्जाम्प्ट है उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन मिलता है और लॉस मिलता है, दोनों में से जो भी लेस है, जो कि आपका 10 लाख है, वो हम यूज करेंगे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 10 लाख है। पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, लॉ तोड़ने का पेनल्टी है, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कहा था लॉ तोड़ने का यानी कि लॉ को ओवरराइड करने का जो भी पेनल्टी होता है वो इसके अंदर नहीं आता है। प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स है वो आ जाएगा इसके अंदर। डिविडेंड प्रपोज है उसको भी अभी हम देख लेंगे, यानी कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर, सब पढ़ा हुआ था। डेप्रिसिएशन एडमिशन अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट रूल्स फॉर द प्रीवियस ईयर इज ₹19,50,000। जो डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है वो कितना है आपका 19,50,000। जो कैपिटल गेन है, जो डेप्रिसिएशन एडमिसिबल एक्चुअल में इनकम टैक्स के हिसाब से कितना 1950 है। कैपिटल गेन है उसको हमने इन्वेस्ट करा है सेक्शन 54EC अगर आपने कैपिटल गेन पढ़ा है तो उसके अंदर आपको ध्यान आना चाहिए कि ईसी क्या है। ईसी में हम जो भी अगर हमने कोई कैपिटल गेन हमें रिसीव हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर वो हम सेक्शन 54EC के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे हमें टैक्स नहीं लगता है। तो ये उस कैटेगरी में आ चुका है और इसने कह दिया है कि अकाउंट्स हैज बीन डेबिटेड बिफोर द ड्यू डेट। और सारा हमने प्रोविजन जो है वो फॉलो करा ही होगा अगर कुछ नहीं बोला है तो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल्स टैक्स प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स हैज बीन रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट। सेल्स टैक्स वो भी रेमिट कर दिया है हमने ड्यू डेट से पहले ही। कोई लॉस नहीं है, कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। एज पर इनकम टैक्स असेसमेंट के हिसाब से कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एज पर द असेसमेंट ईयर 18 से 19। हमें सेम वही टैक्स लायबिलिटी निकालनी है लेकिन हमें मैट भी निकालना होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ध्यान अगर दोगे यहाँ पे तो ये हमारा इनकम था। हम क्या क्या हमने कहा था जिसकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है उसका खर्चा भी हम नहीं लिखते हैं। तो ये जो 10AA 10 बेसिकली सेक्शन ही एग्जाम्पशन का सेक्शन है, तो 10 की जितने भी आपको मिल जाएंगे वो वैसे एग्जाम्प्ट होते हैं। तो एग्जाम्प्ट है तो उसका खर्चा भी जो है हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, उसका खर्चा भी आपका एग्जाम्प्ट ही होगा। तो जो हमने 7 लाख माइनस करते उसे वापस से ऐड कर देंगे। 16-17 का कोई डेप्रिसिएशन है वो भी हम वापस से ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पे बिजनेस लॉस भी हम ऐड बैक, यानी कि हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन है ये दोनों कर देंगे कि हम नॉर्मल प्रोविजन पे काम कर रहे हैं। और नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि जितने भी पुराने खर्चे हैं पुराने लॉस है वो सब एडजस्ट कर लो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो। कोई पेनल्टी है यानी कि लॉ को तोड़ने का जो भी पेनल्टी था वो भी हमने कहा था वापस आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड भी वापस आ जाएगा। ठीक, क्या नहीं आया बस अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे तो क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, 10AA आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने फिलहाल शामिल नहीं किया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगना ही चाहिए था। पेनल्टी फॉर इन्फ्लेक्शन ये भी शामिल कर लिया। प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स का प्रोविजन यहाँ नहीं आया है हमारा, ठीक है। और क्या है इधर आपका, हमने 20 लाख चार्ज करा लेकिन एक्चुअल में कितना चार्ज होना चाहिए था 19,50,000। एक्सिस डेप्रिसिएशन जो है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, नहीं इसने इफेक्ट नहीं लिया है। एक सेकेंड, हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, हमने डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया, 10 लाख लगाया है लेकिन लगना चाहिए था 19 लाख। तो हमने कम चार्ज करा यानी कि हमें और प्रॉफिट गिराना चाहिए था, और प्रॉफिट गिराना चाहिए था। तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे और लेस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे तो 9,50,000 से और प्रॉफिट गिरा देंगे। जैसा कि कहा था जिसका इनकम एग्जाम्प्ट है उसका प्रॉफिट भी एग्जाम्प्ट होगा, उसका लॉस भी एग्जाम्प्ट होगा। तो प्रॉफिट का हमारा जो प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको भी हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हुआ है लेकिन वो पीजीबीपी का हिस्सा नहीं है इसीलिए उसे भी हम खत्म कर देंगे, यहाँ से हटा दिया। तो इसी के साथ जो आपका पीजीबीपी का इनकम यहाँ पे आ चुका है। अब पीजीबीपी का इनकम आ गया, अब हम दूसरी इनकम यहाँ पे जोड़ेंगे। कैपिटल गेन की इनकम है 3 लाख,
और जो आपने 54 इसी के अंदर जो आपका डिडक्शन है, ये आपने एग्जाम्पशन ली है वो भी 3 लाख तक की। हमारा नॉर्मली आई थिंक, मेरे को एक्चुअल ध्यान नहीं आ रहा है अभी, शायद 50 लाख तक आपका जो होता है नॉर्मल, 50 या 25 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे भी 3 लाख है तो उसकी लिमिट के काफी ज्यादा अंदर है, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम्प्ट हो गया, तो कैपिटल गेन का कोई पैसा नहीं बचा। जीटीआई आपका हो गया 2450, इनसे डिडक्शन माइनस करा, 80 आईए एज्यूम करा, 100% अलाउड है 80 आईए का डिडक्शन। वो हमने क्यों करा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला, इसीलिए हमने पूरा का पूरा इसे मान लिया। ठीक, इसका आपको यहाँ पे 80 आईए का स्टेटमेंट भी दे रखा है कि क्यों उसने 100% माना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, नेट टैक्सेबल इनकम, और हमने टैक्स जैसे ही निकाले थे 750 पे 30%। सरचार्ज कुछ है नहीं यहाँ पे, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। टैक्स लगा लिया, हर चीज कर दिया नॉर्मल। अगर इस इधर आए हम दोबारा से मैट के हिसाब से आए, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा था नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 15 लाख था, उसमें 10 लाख और 12 लाख हमने वापस से क्या कर दिया, इसने अब दूसरी तरीके से करने लग गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करना, हम जैसे करते हुए आए हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। हमने पहले अपना गलत प्रॉफिट लिखा, उसमें जो भी हमारा डेप्रिसिएशन था वो हमने जोड़ दिया। एक बार कोड बुक देख लो, ये क्वेश्चन काफी पीछे जा चुका है। कहाँ गया क्वेश्चन? वे दिस वन मिल गया। ठीक, क्या देखोगे आप यहाँ पे, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखा आपने रिलेटिंग टू जो आपका प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्चुअल में प्रॉफिट 15 लाख था। ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर दिया आपने, जो भी चार्ज अभी तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, डेप्रिसिएशन हमने जो लगाया था वो लगाया था 10 लाख का, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी हमने वहां पे वापस से ऐड कर दिया। जो डिविडेंड प्रपोज करा 2 लाख वो भी वहां पे डाल दिया। पेनल्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पेनल्टी का केस हटा दिया। ठीक, तो लेस क्या कर देंगे, एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 10 लाख लगाना चाहिए अकाउंट्स के हिसाब से, हमने 10 लाख ही लगा दिया। यानी यहाँ पे कोई एक्सेस वाला आइटम नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं पड़ी। 10 लाख और 12 लाख में से हमारा 10 लाख छोटा है, इसलिए 10 लाख भी हमने यहाँ पे ले लिया और इसी के साथ ये 20 लाख बन गया। लेस करा तो आपका ये आ गया 29 लाख, और इस पे आपने जो 18.5% प्लस जो आपका सरचार्ज तो है ही नहीं, उसमें प्लस कर दिया 4% सेस, तो जो आपका आएगा वो हमेशा एक्सेस ही आया है, इस बार भी एक्सेस आया है। तो जो भी एक्स्ट्रा बच गया वो अगले 15 साल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वो नॉर्मल केसेस के अंदर वो एडजस्ट नहीं हुआ होता था, इसीलिए हमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करनी होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो पहले से एडजस्ट हो चुका है। हमने जो, आप अगर क्वेश्चन में ऊपर चेक करेंगे तो क्वेश्चन ने कहा है, शुरू में कह दिया है कि हमने पीएनएल अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करा ये सारा डाटा, यानी कि पीएनएल अकाउंट में इनका एडजस्टमेंट हो चुका है। इसी कारण क्या देखेंगे हम यहाँ पर, जो आपने देखोगे आप क्या दिखेगा इधर, हाँ, तो जो हमारा ये दोनों आइटम था, ये दोनों आइटम हम वापस पहले से ही माइनस कर चुके हैं, तो इस बार हम इसे ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। आगे आप जितने क्वेश्चन देखोगे लगभग ऐसे ही है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे समझ आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए वैसे समझ आ जाएंगे, इतने आप समझदार हो, 3rd ईयर के स्टूडेंट बन चुके अब आप। ठीक है, अगर नहीं आए फिर भी आप, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम करते रहेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। ठीक, लास्ट ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और उसके साथ हमारा ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, क्या करना है इसके अंदर, टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, हमें इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है। तो नॉर्मल जो ड्यू डेट होती है वो रिटर्न फाइल करने की, वो कब होती है, तो टैक्स फाइल करने की जो ड्यू डेट की रिटर्न की डेट होती है वो नॉर्मली क्या होती है, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। वैसे तो बहुत सारी डेट है इसके अंदर की, बिलेटेड रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं, उससे पहले हमारे क्या क्या डेट होती है, वो डेट भी हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी जैसे आपके सिलेबस में आ जाएगा हम, या फिर उसके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नॉर्मली जो आपके में आया है वो है कि हमें इनकम टैक्स जो हम रिटर्न फाइल करेंगे वो कब तक फाइल करना है, सेक्शन 139(1) के हिसाब से फाइल होती है। एक चीज ध्यान रखना है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, जो डेट होती है वो होती है जुलाई 31, जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो कितनी होती है, जुलाई 31। किसके लिए होती है, अभी क्या होता है, जो रिटर्न फाइल नॉर्मली जो हमारी बुक क्लोज हो जाती है वो हो जाती है 31 मार्च को, जनरली क्लोज हो जाती है।
तो 31 मार्च को क्लोज होते ही क्या हम अपना जो टैक्स है वो क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि हमेशा 31 मार्च को नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वो क्लोज हो जानी चाहिए, लेकिन क्लोज होती नहीं है। क्लोज होने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, टैक्स कैलकुलेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है, रिटर्न तैयार करना, इसीलिए जो गवर्नमेंट समय देती है वो देती है जुलाई का। तो मार्च हो गया, तो मार्च तो खत्म, तो अप्रैल, मई, जून और ये आ गया जुलाई। तो आपको कितने समय दिया गवर्नमेंट ने? दिया 4 मंथ। आपकी बुक क्लोज होने के बाद 4 महीने आप कभी भी जमा कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ कंपनियां होती हैं या कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वर्क रहता है। बहुत ज्यादा वर्क इन द सेंस अभी हम देख लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे एसएससी जिनको फर्निश करनी है रिपोर्ट सेक्शन 92E के अंदर। 92E क्या कहता है? जो कि इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में शामिल है। इंटरनेशनल का मतलब क्या? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बड़े बड़े बिजनेस में शामिल है, वो लोग के पास क्या रहता है अपना, एक तो उनको थोड़ा गवर्नमेंट ज्यादा समय देती है, उनके पास वर्कलोड ज्यादा रहता है, उनको एक उसके लिए 92E के हिसाब से भी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा समय उसे दिया जाता है, वो कि कितना है? 30 नवंबर तक। जुलाई में मार्च तक आपने बुक बना ली, उसके बाद 30 नवंबर तक आप जाकर यहाँ पर जो है रिटर्न फाइल कर सकते हो, 30 नवंबर तक। ठीक, असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर आपको मालूम है असेसमेंट ईयर में करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में तो हमने सारा काम किया था। ठीक, अगर एसएससी एक कंपनी है, ठीक, एसएससी क्या है? एक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी का इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई कंपनी है उसका वास्ता है इंटरनेशनल से, तो वो पहली कैटेगरी में ही आ गया, उसको कैटेगरी में उसको कितने तक मिलेगा? 30 नवंबर तक। लेकिन सपोज एसएससी क्या है? एसएससी कंपनी है, कंपनी के पास थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन कंपनी के पास वर्कलोड ज्यादा होने के साथ साथ क्या रहता है? इंटरनेशनल ट्रेड ना होने के कारण उसको थोड़ा सा कम समय दिया जाता है, वो कितना है? 30 सितंबर। ठीक, इससे 2 महीना क्या कर दिया हमने? लेस कर दिया, तो 30 सितंबर तक, सितंबर, अक्टूबर और पूरा नवंबर। और क्या करना है इसके बाद? वर्कलोड के हिसाब से समय बांटा गया, ध्यान देना। अगर कोई एसएससी कोई पर्सन है, यानी कि कंपनी नहीं है, कंपनी होगा तो ऊपर वाली कैटेगरी में चला गया, एक कंपनी है नॉट हैविंग इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर, ध्यान देना, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, जो भी इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में शामिल है, सिंपली उसको 30 नवंबर तक का डेट मिल जाए। लेकिन अगर वो कंपनी है तो उस केस में क्या होगा? जो कि ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं है, उस केस में 30 सितंबर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं है, नहीं तो वो कंपनी नहीं है, दूसरा क्या नहीं है? वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अकाउंट को ना ऑडिटेड होने को मांगता है। उसको क्या चाहिए? उसका अकाउंट चाहिए कि ऑडिटेड होना चाहिए एज पर सेक्शन 44 ए ए बी। आई थिंक एक्चुअल में यहाँ पे मिस हो गया है, वर्ड जो था सेक्शन 44 के अंतर्गत आता है। इसको क्या करना है? अपना अकाउंट से ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट होने में समय लगता है, इसलिए उसको भी 30 सितंबर तक का समय दिया जाता है। ठीक है, अगर दूसरा कोई एसएससी जो कि वर्किंग पार्टनर है एक फर्म के अंदर, जिसके अकाउंट ऑडिट होना, ध्यान रहे, अब कोई एसएससी है, ये एसएससी है, नॉर्मली इसका एक अकाउंट था, ये बंद हो जा, बंद हो जा, अरे जाता काहे को नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है, एक एसएससी है, ठीक, इसको नॉर्मली सिंगुलर है, इंडिविजुअल है, इसने अपना अकाउंट ऑडिट कराया और टैक्स पे कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई एसएससी है जो कि इंडिविजुअल तो है, साथ ही वो एक फर्म के अंदर वर्किंग पार्टनर भी है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर उसके बाद वर्कलोड ज्यादा है, उसका अकाउंट वहां पे उस फर्म के अंदर, उस फर्म के अंदर वहां पे एडिट, वहां पे ऑडिट होना है उस फर्म का, तो उसका सारा समय वहां ऑडिट कराने में चला जाएगा, तो सबसे आप समझोगे कि उसको भी थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने उसे भी कितना समय दिया? 30 सितंबर। तो ध्यान रहे आपको, 30 एक इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है तो 30 नवंबर। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा आदमी, या तो कंपनी होना चाहिए या उसका अकाउंट ऑडिट होना चाहिए, या उस फर्म है जिसमें ऑडिट होना रिक्वायर है, उन तीनों केस में तो 30 सितंबर। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, तो उसको सिर्फ 31 जुलाई तक का ही समय दिया जाता है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है, देखने के लिए बेसिक है, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन एक बार हम फिर भी इसको कवर करेंगे, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कभी कभार ऐसा इनकम होता है जो हमने डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन जो आपका
असेसिंग ऑफिसर है उसने ढूंढ लिया वो इनकम, और हम डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते, हमने लिख दिया कि एक जनरल रिसिप्ट हुआ, एक रिसिप्ट हुआ इनकम का, जनरल रिसिप्ट ऑफ इनकम। अब वो रिसिप्ट क्या चीज का इनकम है, ठीक, वो इतना बड़ा धनराशि है जिसको आपको बताना कंपलसरी है, लेकिन आपने नहीं बताया, आप नहीं बता रहे हो, तो उस पे गवर्नमेंट सीधे सीधे फ्लैट चार्ज लगाती है 30%। अब चाहे आप इंडिविजुअल हो, कंपनी में तो 30% लगना ही था, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, अनडिस्क्लोज इनकम या इन्वेस्टमेंट आती तो सीधे 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज लग जाएगा। सिंपल है, ध्यान रहे। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम है उसमें कितना चार्ज लगने वाला है, तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सेस बोल रहा हूं लेकिन आपको ध्यान रखना है HEC, हायर एजुकेशन सेस। कैश क्रेडिट, where any sum is found credited in the books of assessee maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the nature and source, therefore the explanation offered by him, the opinion of the assessing officer satisfying, so credit may be discharged charged to income as a income of the assessee। क्या बताया, अगर कोई देखो नॉर्मली अगर आपका जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करते हैं डिजिटल इंडिया को, तो आपको कोशिश करनी है कि अधिकतम आपको जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटली मोड में हो या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फॉर्म में हो या कोई ऐसे में हो जिसका आपके पास प्रूफ हो, जैसे कि चेक हो सकता है, ठीक। अगर आपने चेक के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, आपने जो कोई आइटम कैश में दिया है, ठीक, और आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे कि आपने खर्चा कहाँ पे किया है, उस केस में उसको वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक। एक सेकंड का, एक मिनट का ब्रेक लेते हैं जल्दी से। ओके, बैक अगेन। दूसरा क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिर ऊपर वाला क्या था, पढ़ते हैं अभी, ठीक। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, where the financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investments which are not recorded in the books of account, and by him the source of income, and she offered no explanation about the nature source of investment. By him, in this opinion, the value of investment to be deemed the income of the। आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट दिया, देखो अगर आप ऊपर वाला देखो तो ऊपर वाले में आपका ये बोला गया था, कोई ऐसा इनकम है अनडिस्क्लोज इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो, नॉर्मली ऊपर वाले ने ये नहीं बोला कि क्या करना है हमारा उसके साथ, न सिर्फ सिंपल ही इसने बताया कि कोई भी इनकम ऐसी जिसके बारे में हमने कोई बात नहीं बताई, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं बताया, तो सिंपली 30% सरचार्ज और सेस लगा दोगे। अब हम पढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे कि कौन कौन सा आइटम इसमें हो सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कैश क्रेडिट, कि एक्चुअल में कैश उसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाए तो सीधे उसको इनकम मानेंगे, 30% के स्लैब रेट में पहुंचा देंगे। दूसरा जो आता है आपका आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करा तो दिखाया नहीं, या फिर दिखाया भी तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि वो पैसा कहाँ से आया, तो वो भी आपका इनकम बन जाएगा। कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या है, अनएक्सप्लेन्ड मनी ये भी देख लेते हैं जल्दी से। Where in any financial year does it found to be honor of any money, bullion, jewelry or other valuable articles, such items are not recorded in the books of accounts, if any, maintained by him for source of income, and thus he offer no explanation about the nature, उसको भी मान लिया जाएगा। यानी कोई ऐसा पैसा जिसका आपने समझ ही रहोगे वैसे, जिसमें एसएससी प्रीवियस ईयर में उसका मालिक रहा हो और उसने उस आइटम को रिकॉर्ड नहीं करा है और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करा और उसका सोर्स क्या है, तो वो भी आपका इनकम बन जाएगा। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक, जो कि पूरा तरीके से डिस्क्लोज नहीं है, यानी कोई आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करा जिसका आपने सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखाया, तो उस केस में भी जो वो अमाउंट है वो आपका इनकम मान लिया जाएगा। यानी वेयर एंड इन फाइनेंशियल ईयर द एसएससी हैज अ इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी ज्वेलरी वैल्यू आर्टिकल एंड द एसएससी ऑफ वेयर फाइंड दैट द अमाउंट on such investment acquiring such item exceeds the amount recorded on behalf of the books of account, यानी कि जो आपने बताया है वो उससे भी एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में by the SEC for any source of income, the SEC offers no explanation about the such excess explanation offered by him in opinion of the SEC satisfactory, the excess amount may be deemed to be the income of the SEC। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए, जिसके बारे में नहीं बता पाए, वो इनकम जो है वो आपकी जो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इनकम बन जाएगी। कोई ऐसा, अभी तक इनकम की बात करी, आप कभी कभी क्या क्या करते हैं, कंपनी ऐसा डोनेशन दे देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को देती है, मतलब जो एक तरीके से डिस्क्लोज करना सही नहीं है, ठीक है। उस केस में जो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को मालूम पड़ता है, फिर वही अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो वो आपका इनकम मान लिया जाएगा, ऐसा कोई भी खर्चा होगा तो। कोई आपने अमाउंट बोरो और रिपेड ऑन हुंडी,
एक हुंडी पहले चलता था, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही काम करता था, उसका कोई आपने रिपे करा है, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन, हुंडी पे आपने लिया है और any amount due thereon is repaid to any person by then through an account paycheck, the amount also borrowed or repaid shall be deemed to be the income of the person borrowing or repaying। क्या बताया है नॉर्मली ये सब हुंडी, इन सबको अगर आपने इशू करा है या आपने पे करा है या आपने रिसीव करा है, अगर वो चेक के अलावा किसी भी मोड में होगा तो उसको हम मान लेंगे कि वो आपने एक्चुअल में बोरो नहीं करा है, वो आपकी इनकम है, और इनकम है तो उस पर चार्ज लग जाएगा 30% का। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन केस कवर्ड बाय ट्रांजैक्शन टैक्स, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सेक्शन 1038 के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन? ऐसा कैपिटल गेन जिसके ऊपर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है, उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है। यानी कि द एसेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इन, ध्यान रहे पहला कंडीशन क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह ट्रांसफर होना चाहिए। वो एसेट क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर होना चाहिए या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए। 1 अक्टूबर के बाद होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक में होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो, और खरीदते समय भी एसटीटी पे है तो वो इनकम एग्जाम हो जाएगी 1038 के अंदर। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, पहला कंडीशन क्या, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल ही सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला तो क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे किया हुआ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और खरीदते और बेचते समय एसटीटी पे करा है आपने तो आपको मिल जाएगा 1038 के अंदर डिडक्शन, एग्जामिशन जिसे कहते हैं, एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी वो इनकम। इनकेस एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल, अगर शॉर्ट टर्म है तो 1111A के हिसाब से क्या लग जाएगा, 15% आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक, नॉर्मली क्या है, शॉर्ट टर्म केस के अंदर अगर आपका कोई सा भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है उस केस के अंदर आपका 15% सरचार्ज लग जाएगा 1111A के हिसाब से, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से डील करता है। अगर वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो उस केस के अंदर आपका टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आपने वो सारी कंडीशन फुलफिल करी जो कि ऊपर पड़ी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये भी समाप्त हो चुका है। हमने सक्सेसफुली 2 चैप्टर खत्म कर लिए। सेकंड चैप्टर काफी बड़ा था, 3 वीडियोस बन चुकी हैं इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आपके भरोसे कि आप उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और यकीन मानिए अगर आपने हमारी साथ प्रैक्टिस करी तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, एग्जाम आगे पोस्टपोन हो चुके हैं। मेहनत से पढ़िए, वीडियो पूरी देखा करिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।